नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग कंप्लीट देखना और पक्का आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमने बात की भाग 5 की। भाग 5 हमें किस तरीके से पढ़ना है कंप्लीट, मैंने उसके बारे में आपसे बात की है। कार्यपालिका विधायिका को कौन से भागों में हमने बांटा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। बात हमने की है राष्ट्रपति किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आज हम पढ़ेंगे और क्या क्या प्रावधान हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा, राष्ट्रपति का जो चुने जाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, हटाने के संबंध में क्या प्रावधान है, ये सारी की सारी बात मैंने आपसे की हैं। तो आप लोग उनको देखना कंप्लीट, आपको समझ में पक्का आएगा। एक सवाल पूछा था मुझसे, सवाल पूछा है आपने कि जब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, ध्यान से आप लोग सुनना, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया, और एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। यानी राष्ट्रपति को जब महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है तो उस समय संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं। यानी जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, एक तो संसद के कौन से सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्य लोकसभा के भी प्लस राज्यसभा के भी। और कौन से शामिल होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर कौन शामिल होता है, दिल्ली के भी और पांडिचेरी के भी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी के। और नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ जम्मू कश्मीर के भी क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब यहाँ बात आती है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो इसमें से कौन से सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में। तो कौन से सदस्य भाग लेंगे जब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो यह बात आप लोग अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से तो वहाँ पर कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और कौन से सदस्य होते हैं जो भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी यहाँ पर शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य। और दूसरों की मैं बात करूँ यहाँ, और अन्य सदस्य कौन से होते हैं, तो मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये अच्छे से आप लोग याद रखना, यहाँ पर दोनों सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी प्लस मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाती है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, तो केवल संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, ना तो विधानसभा के भाग लेते हैं और ना ही दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के और ना ही जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पर हटाने के संबंध में बात की जाती है तो निर्वाचित तो होंगे ही होंगे, प्लस मनोनीत सदस्य भी क्या हो जाते हैं, यहाँ शामिल हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था जो पूछा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने के संबंध में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, केवल संसद के सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी विधायी शक्तियों के बारे में, या राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और कौन कौन सी होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर नहीं तो हम बात करते हैं किसके संबंध में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। कंप्लीट राष्ट्रपति को हम पढ़ने वाले हैं, कौन से राष्ट्रपति का क्या प्रावधान था, किसने कौन सी वीटो पावर का प्रयोग किया है, इस समय वर्तमान में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल तौर पर कौन से हैं, व्यक्तिगत तौर पर कौन से हैं, सब के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। आज हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ पहले पढ़ें हम, चलो कोई भी पढ़ लेते हैं, चलो चाहे विधायी शक्तियाँ पहले पढ़ लो या फिर चाहे कार्यपालिका शक्ति पहले पढ़ लो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने कार्यपालिका पढ़ी है तो हम पहले कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे इनको भी। पढ़ेंगे सब, परेशान आप नहीं होना। कार्यपालिका शक्ति हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट अभी मैंने कार्यपालिका से संबंधित ही बात की थी। जैसे आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, तो हम पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली मैं बात करूं कार्यपालिका शक्ति होती कौन कौन सी हैं, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहला और प्रावधान इसके लिए क्या मिलता है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में सीधे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही बात है या नहीं, ये पूछा जाएगा, तो वहाँ बिल्कुल सही बात है। और कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। पहले तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, वहाँ पर भी आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ दूसरी कार्यपालिका शक्ति, और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है। जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, यानी भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस दूसरी पावर्स के बारे में पॉइंट में लिखना, कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये आप लोग किए जाते हैं, अच्छे से आप लोग इस बात को याद रखना। अब ये बात आती है कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या या नहीं, तो आर्टिकल 77 में ये प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 77 तो आप लोग इनको कंप्लीट लिखना, याद रखना। बस जो पॉइंट एग्ज़ाम में आने लायक होगा तो भी मैं बता दूंगा, बाकी सारे पॉइंट मोस्ट हैं, अच्छे से आप लोग इनको समझते हुए चलना। नेक्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर और क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और इसी से ये थोड़ा सा दायित्व यहाँ देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता है, बाकी वह किसकी सलाह से कार्य करता है, तो वहाँ आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। और ये कहाँ पर दिया गया है, मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 जब हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 74 वहाँ पे मैं आपके लिए बात करूँगा। तो इसी में लिख लो, इसी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति
नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति कैसा होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। यहाँ से निष्कर्ष देखने के लिए मिलता है। हालांकि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति की पावर होती है किसी भी विधेयक को कानून में बदलने के लिए उसकी स्वीकृति देने से संबंधित। हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर में क्या क्या प्रावधान राष्ट्रपति के हैं, तो वहाँ देखने के लिए मिलती है कि राष्ट्रपति का भी रोल प्रॉपर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे राष्ट्रपति किन किन की यानी कौन कौन से ऐसे, जैसे हम बात करते हैं आयोगों की आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, चाहे वित्त आयोग हो उनके या फिर वित्त आयोग के सदस्य हों या फिर उनके अध्यक्ष हों, उनकी नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग है, उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। महिला आयोग हो, उनके सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग हो, उनके सदस्य एवं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। और अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग हो, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान से आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट करना। मैं यहाँ लिखता हूँ और कौन से प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रपति सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात करें कौन से हैं। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यहाँ पर इसको ये लिख लेना, नियुक्ति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की, आगे मैं लिखवाऊंगा जब प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद पढ़ेंगे हम, तब भी वहाँ पर इसकी बात कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये उनकी शक्ति है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ध्यान से आप लोग इसको समझना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो यह कहाँ देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 75 में देखने के लिए ये प्रावधान मिलता है। और उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कंप्लीट हम पढ़ेंगे महान्यायवादी होता क्या है, कैसे प्रावधान है, किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 76 में प्रावधान है, क्या शर्तें होती हैं, योग्यताएं क्या होती हैं, सबको हम कंप्लीट अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो बस, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगले की मैं बात करूँ किसके संबंध में, और थर्ड पॉइंट इसी में लिखना है यहाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता कौन है, कैग होता है। कहाँ पर प्रावधान है, आर्टिकल 148 में,
क्या प्रावधान है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, सबकी कंप्लीट अच्छे से हम बात करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर कैसे प्रावधान हैं, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, योग्यताएं क्या हैं, उसके रिपोर्ट के संबंध में क्या है राष्ट्रपति का अधिकार, तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे। तो इसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 148 में देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के संबंध में और इसी में ही प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छे से आप लोग इनको देखते चलो, बढ़िया से लिखना ही है उसमें, और बढ़िया पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, नोट बना के और स्टार बना के लिख लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आप लोग बढ़िया से याद रख लेना। इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। अगला पॉइंट यह है वित्त आयोग के अध्यक्ष। हालांकि वित्तीय शक्ति में हम पढ़ेंगे वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में किया गया है। 280 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों में करते हैं वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। जबकि वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो उसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? कार्यपालिका शक्ति में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगले पॉइंट की मैं बात यहाँ पर करूँ और क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए। हालांकि वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है, जबकि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन करते हैं? तो वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यदि बात की जाए यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315 में किया गया है। 315 में उल्लेख मिलता है आर्टिकल के, जबकि उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है, तो कार्यपालिका शक्तियों में शामिल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यदि बात की जाए निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में पूछा जाए तो कहाँ आंसर होगा कि कार्यपालिका शक्तियों में। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। ये आप लोग बात याद रखना।
नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ देखने के लिए और मिलता है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पिछड़ा वर्ग, लिखना इनको आप लोग कंप्लीट ऐसे ही तभी याद रख पाओगे, बाकी ऐसे याद रखने के लिए तो आपकी होती नहीं है ये चीज़ें याद, बार बार इनको देखोगे लिखोगे तो ही याद होंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के, कोई कठिन भी नहीं है, ये आसान है, याद हो जाएंगी नॉर्मल, एक बार लिखोगे आप लोग तो। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगले की मैं बात करूं, यहाँ पर और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये भी अच्छे से आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अलग, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ही हमें पढ़ना होगा तो वहाँ पर क्या प्रावधान है, संविधिक है या ये संवैधानिक निकाय है या संविधिक निकाय है, क्या क्या प्रावधान है, आगे हम इनको पढ़ लेंगे। जो मेन हमारे आयोग होते हैं जो एग्ज़ाम में नॉर्मल पूछ लेता है कि कौन से संविधिक निकाय हैं, कौन से संवैधानिक निकाय हैं, ध्यान से वहाँ पर इनकी हम बात कर लेंगे। बल्कि अब अध्यक्ष एवं सदस्यों की या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 338 पढ़ोगे, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अनुसूचित जाति आयोग, और यहीं पर लिखना है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। यहाँ पर कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग के या फिर संघ लोक सेवा आयोग के। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तो यहाँ से याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है ये। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वित्त आयोग 280 में क्या प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में क्या प्रावधान है, 324 निर्वाचन आयोग का क्या प्रावधान है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, किस तरीके से इसकी प्रोसेस है उसको भी हम पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग कौन वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हम पढ़ लेंगे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान है, तब वहाँ पर इसको हम
कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं यहाँ प्रावधान। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों का क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, किसके संबंध में? जैसे राष्ट्रपति की क्या है, संसद का जो पहला सत्र होता है निर्वाचन के बाद हो या साल का प्रथम सत्र हो, तो वहाँ पर उसको कौन संबोधित करता है, उसके संबंध में ये अधिकार दिए गए हैं। संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति क्या शपथ दिलाते हैं या फिर और कोई अन्य सदस्य होता है? जब हम पढ़ेंगे कंप्लीट संसद तो वहाँ भी हम बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है, बल्कि हम यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में भी उनको पढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप लोग समझना। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और विधायी शक्तियों के बारे में मैं बात करूं, सबसे पहली कंडीशन ये आप लोग याद रखना, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ऐसा पॉसिबल है क्या सारे के सारे सदस्यों को राष्ट्रपति ही शपथ दिला दें? आर्टिकल 99 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। वैसे संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं जो अन्य व्यक्तियों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। उस व्यक्ति को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ध्यान से आप लोग समझना। शपथ दिलाते हैं सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं जो सभी सदस्यों को, जो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना। अब यहाँ पर बात आती है जो संसद का सत्र को संबोधित करते हैं या सत्र का सत्रावसान करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि संसद के सत्रावसान यानी सत्र का अंत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति ही संसद के जो पहला सत्र होता है, चाहे साल का पहला सत्र हो यानी वर्ष का प्रथम सत्र हो, उसको भी कौन संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं प्रथम सत्र को, फर्स्ट सत्र को। और यदि बात की जाए जब नई सरकार का गठन होता है तो उसका पहला संबोधन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी चाहे नए चुनाव होकर आए हों तो भी राष्ट्रपति उसको संबोधित करेंगे, और वर्ष का प्रथम हो तो भी उसको कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। और उसके बाद यहाँ से बात की जाए सत्र का सत्रावसान कौन करता है, तो वहाँ राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ष के
वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा निर्वाचन के बाद गठित नई लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। यानी चाहें तो प्रथम सत्र हो, अभी मैंने बताया आपको, निर्वाचन के बाद यदि गठित होती है नई लोकसभा तो उसके भी प्रथम सत्र को संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। और उसके बाद यहाँ से बात की जाए सत्र का सत्रावसान कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद के सत्र का सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं। ये भी अच्छे से आप लोग याद रख लेना। तो कौन करते हैं? संसद के सत्र का सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ये भी आप लोग याद रखना। अब बात यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 85 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है और आर्टिकल नंबर 87 में प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है ऊपर का। वहाँ पर बता दूंगा मैं आपको जब संसद पढ़ाऊंगा आर्टिकल 87 में क्या है, आर्टिकल 85 में क्या है, ये मैं लिखवा रहा हूँ शक्तियों में, तो इनको बिना आर्टिकल के भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी आर्टिकल में बोल ही रहा हूँ कहाँ पर क्या प्रावधान है, आगे संसद ही पढ़ाऊँगा तब भी मैं इसको समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या अधिकार होता है राष्ट्रपति के संबंध में, और क्या शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, अधिवेशन को बुलाते हैं या बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, ये लिखो बुलाते हैं। और ये अच्छे से आप लोग वहाँ पर याद रखना, संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई भी वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता नहीं है, ये प्रचलित हो गया है। तो वहाँ पर संयुक्त बैठक होती है जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। यहाँ पर देखने के लिए शब्द है बैठक, ये प्रावधान है वहाँ जिसका प्रचलन अधिवेशन के तौर पर हो गया है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन या बैठक को बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। एग्ज़ाम में पूछा जाए संयुक्त बैठक का प्रावधान है या फिर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो वहाँ आपका आंसर होगा संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे जब संसद में हम इसको पढ़ेंगे संयुक्त बैठक
आर्टिकल 108 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 118 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, कंप्लीट वहाँ पर हम इसको समझ लेंगे। ये आप लोग इतना ही याद यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए प्रावधान क्या मिलता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और कौन से क्षेत्र, कितने क्षेत्रों से, तो 5 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं, 5 क्षेत्रों से। अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि लोकसभा में भी 2 सदस्यों जो आंग्ल भारतीय होते हैं उनको भी मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो इस बार जो नई लोकसभा गठित होगी उसमें आंग्ल भारतीयों का प्रावधान नहीं किया जाएगा। उनके आंग्ल भारतीय जो प्रावधान है वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया गया है, आंग्ल भारतीयों का प्रावधान हटा दिया गया है। लोकसभा हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात कर लेंगे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा, ये अधिकार समाप्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है उसको हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो वहाँ पर वर्तमान में अब लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति लोकसभा में भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में ये मनोनीत होंगे ही होंगे 12 सदस्य इन 5 क्षेत्रों से। और 5 कौन से हैं, संगीत, कला, वहाँ पर भी हम बात कर लेंगे, विज्ञान, साहित्य, सेवा, ये इस सब के बारे में हम बात कर लेंगे। वहाँ पर लिखवा दूंगा मैं 80 आर्टिकल 81 के 4 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबकी हम बात कर लेंगे। ध्यान से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। इसी के संबंध में जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, वीटो पावर के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कौन सी वीटो पावर भारत में है, कौन सी नहीं है, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो वीटो पावर की है, क्या क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के वीटो पावर के संबंध में, राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल होती है, उसको बोलते हैं वीटो पावर। राष्ट्रपति के वीटो पावर कौन कौन सी हैं, वीटो पावर, उनके बारे में ध्यान से आप लोग समझना। वैसे 4 प्रकार की होती हैं वीटो पावर, और भारत में केवल 3 ही प्रकार की हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। एक तो है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो उसको हम बोलते हैं, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो इसको हम बोलते हैं। उसके बाद है जेवी वीटो, और यहाँ पर उसके बाद है जो भारत में नहीं है, क्वालिफाइड वीटो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। जेवी वीटो के संबंध में पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं। क्वालिफाइड वीटो को बोलते हैं विशेषाधिकार वीटो या विशेष वीटो, जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। वहाँ अमेरिका से तुलना की जाए तो भारत में केवल एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो का ही प्रावधान देखने के लिए मिलता है। एब्सोल्यूट वीटो को बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था उसकी हम बात कर लेंगे, कब, किसने किया, किसके संबंध में किया, उसके बारे में बात कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है, बस ये एग्जाम में पूछा जाने वाला होता है, उसको हम पढ़ लेंगे। सस्पेंसिव क्या है, इसका अर्थ, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है, किसके संबंध में इसके संबंध में पहला
किसने प्रयोग किया था इसका, उसके बाद पॉकेट वीटो के संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है उसको हम समझ लेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो के संबंध में या आत्यांतिक वीटो के संबंध में। एब्सोल्यूट वीटो या इसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। और आत्यांतिक वीटो कौन कौन सी हैं ध्यान से आप लोग समझना, इसको मैं हटा देता हूं। आत्यांतिक वीटो का अर्थ होता है यहाँ पर राष्ट्रपति को ये वीटो पावर है कि इसमें जो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है प्रस्ताव, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति इस पर सहमति दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है इसके संबंध में कि राष्ट्रपति इस पर सहमति दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसके संबंध में क्या अधिकार है, इसमें राष्ट्रपति सहमति इसमें राष्ट्रपति प्रस्ताव पर सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें ये कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को देना ही देना होगा, ये कि हाँ करनी ही करनी होगी। तो इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सहमति दे भी सकते हैं और सहमति नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पर किसके संबंध में किया गया था, तो पेप्सू नाम से एक स्टेट था, पेप्सू। इसकी हम बात करें तो पंजाब एंड ईस्ट पब्लिक, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, यहाँ पर है पटियाला एंड, और एस का मतलब है स्टेट, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला एंड स्टेट या फिर स्टेट यूनियन, ये था। इसके संबंध में ये पेप्सू का मतलब एक स्टेट पंजाब था, ये कंप्लीट राज्य है, तो वहाँ पर कौन सा था, पंजाब एंड स्टेट पटियाला यूनियन, स्टेट यूनियन। इसके संबंध में सबसे पहला प्रयोग इसका किया गया था। और उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे राष्ट्रपति या फिर कब किया गया था, तो वहाँ इस राज्य क्षेत्र में क्या लागू था, तो राष्ट्रपति शासन इस राज्य में लागू था, राष्ट्रपति शासन इस राज्य में लागू था। तो इसके संबंध में जो नए प्रावधान बनाए जा रहे थे 1954 में, तो उसके संबंध में यहाँ पर वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था, 1954 में कौन था राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे पहले पेप्सू अधिनियम पर किया गया था, इसके संबंध में जो नए प्रावधान बनाए जा रहे थे राज्य के संबंध में। तो राष्ट्रपति शासन उस समय उस राज्य में इसमें लागू था। तो 1954 में सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राष्ट्रपति शासन लागू था 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ये भी आप लोग याद रख लेना। और दूसरी बात यहाँ पर की जाए तो और कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था इसका प्रयोग। तो वहाँ पर बात करें किसके संबंध में है, तो वहाँ संसद के जो सदस्य थे उनके वेतन से संबंधित प्रावधान था, वहाँ पर
देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले की आप लोग याद रख सकते हैं 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसका प्रयोग। अब हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर दूसरा कौन सा है, तो उसकी बात हम करें, यहाँ है सस्पेंसिव। सस्पेंसिव वीटो, इसको बोलते हैं निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो। अब यहाँ पर क्या देखने के लिए प्रावधान मिलता है, सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो का प्रावधान में देखने के लिए मिलता है, यदि संसद ने कोई भी प्रस्ताव पास किया है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर यदि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर संसद को पुनर्विचार करने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर ये अधिकार होता है पूरा राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को जिस पर लगता है राष्ट्रपति को कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए उसे भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव जो भेजा था उसे संसद या तो बदलाव करके या बिना बदलाव के ही राष्ट्रपति के पास यदि वापस भेजती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे ही होंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना, मैं लिखता हूँ, यदि प्रस्ताव ना, इसमें ऐसे लिखो, इसमें प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर, राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर वह प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखना, यानी वापस पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं। और यदि यहाँ पर अच्छे से बात याद रखना, बढ़िया पॉइंट है ये, यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है, यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, तो इस प्रस्ताव पर जब राष्ट्रपति के पास इसे परिवर्तित या बिना परिवर्तित के भेजा जाता है, तो इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य ही होंगे। तो इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। क्या होंगे? हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे ही होंगे, ये भी आप लोग याद रख लेना। और इसके संबंध में बाध्य नहीं कब होंगे, तो राष्ट्रपति यहाँ पर तो बाध्य होंगे ही होंगे। यदि राज्यपाल को ये अधिकार के संबंध में सेम प्रोसेस की बात की जाए राज्यपाल के लिए, तो वहाँ पर राज्यपाल क्या हैं, इसके संबंध में बाध्य नहीं होते हैं। राज्यपाल की बात की जाती है तो उस पर करने के लिए, हस्ताक्षर के लिए वह राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल से कोई भी प्रस्ताव पारित होता है और उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेजा, तो वापस उसके पास राष्ट्रपति को भी उस प्रस्ताव को वह भेज सकते हैं। तो वहाँ ये राष्ट्रपति के पास अधिकार आ जाता है कि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दें या फिर नहीं दें। तो राज्य विधानमंडल के संबंध में
प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए वापस यदि आया है राज्य विधानमंडल से, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य जो राष्ट्रपति हैं वो बाध्य नहीं होंगे। जबकि केंद्र की बात की जाए, संघ की बात की जाए, संसद की बात की जाए, तो वहाँ पर पुनर्विचार के बाद जो भी प्रस्ताव आता है उस पर बाध्य होंगे ही होंगे। तो इस शक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था 2006 में। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। इसका प्रयोग 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं JB वीटो की, या पॉकेट वीटो क्या होता है उसके संबंध में। उसका प्रयोग किसने किया, किस प्रस्ताव पर उसका प्रयोग किया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, पॉकेट वीटो के संबंध में। पॉकेट वीटो की बात की जाए तो इसको बोलते हैं JB वीटो। और JB वीटो की बात करें यहाँ पर तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है JB वीटो का। इसका मतलब है यदि कोई भी प्रस्ताव संसद से पारित होता है, वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति इसके संबंध में इस प्रस्ताव को अपने पास ही सुरक्षित रख लेते हैं। ना तो सहमति के लिए हाँ बोलते हैं और न ही सहमति के लिए ना बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें राष्ट्रपति प्रस्ताव को अपने पास रख लेते हैं। ना तो इसमें हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं, इसमें प्रस्ताव को कहाँ रख लेते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इसमें राष्ट्रपति प्रस्ताव को अपने पास रख लेते हैं, न ही हाँ बोलते हैं और न ही ना बोलते हैं। तो यहाँ प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है। और यह कितने समय तक ऐसा कर सकते हैं, तो यह अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ बात करें अनिश्चित काल का मतलब क्या है। यदि राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए क्या होते हैं, बनते हैं, तो वहाँ पर उनको सही नहीं लगता है तो उस प्रस्ताव को वह अपने पास ही रख लेंगे जब तक वह क्या हैं, अपने पद पर हैं। और यदि सरकार बदल जाती है, फिर इसके संबंध में कोई भी प्रस्ताव आता है, तो अगले राष्ट्रपति को ऐसा लगता है ये सही है या फिर कोई अन्य प्रावधान है, तो वहाँ पर इसके संबंध में अगले राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। तो उन अधिकारों के संबंध में यदि राष्ट्रपति को लगता है यह प्रस्ताव सही नहीं है, तो अगला राष्ट्रपति भी इसे अपने पास वैसे ही रख सकता है। इसको ठंडावस्था, इस तरीके की भी संज्ञा यहाँ पर दी जाती है, ठंडे अवस्थे में रख लेते हैं। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में प्रावधान केवल प्रस्ताव को रखने का है। अमेरिका में प्रस्ताव को केवल 10 दिन तक रख सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका में प्रस्ताव को केवल राष्ट्रपति कितने दिन तक रख सकते हैं, 10 दिन तक रख सकते हैं अधिकतम।
अमेरिका में प्रस्ताव को केवल 10 दिन तक रख सकते हैं, और कौन रख सकता है? तो राष्ट्रपति रख सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ पर बात करें, और चौथी कौन सा है? क्वालिफाइड वीटो है। क्वालिफाइड वीटो जिसका प्रावधान भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और उसके बाद यहाँ पर किसके संबंध में यह जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो उसको भी नोट पॉइंट करके लिख लेना। तो यहाँ धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कहाँ पर पेश किया जाता है? हमेशा पहले लोकसभा में। ये आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस कारण से पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं कर सकते धन विधेयक के संबंध में। अगले शक्ति की मैं बात यहाँ पर कर लूँ तो एक अलग इन वीटो पावर के बाद एक शक्ति है, उसको भी आप लोग याद रखना। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? आर्टिकल नंबर 123 में देखने के लिए मिलती है। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लास्ट वीडियो में, अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, कब तक लागू रहता है, किसके संबंध में कौन सा प्रावधान है, कौन सी कंडीशन में इसको जारी करता है अध्यादेश को। सारी की सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे और आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, फिर पढ़ेंगे सैन्य शक्ति क्या हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ क्या हैं, सबको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, उनको सबको हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रख लेना। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना और शेयर करना। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।